गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। 10 बज चुके हैं और एज़ यूजुअल हमारा आर्टिकल का सेशन स्टार्ट हो चुका है। आज भी हम द हिंदू का एक एडिटोरियल का लीड लेकर चलेंगे, एक आर्टिकल लेकर चलेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस आर्टिकल में क्या नया है। आज के आर्टिकल में हम वोकैब्स तो लर्न करेंगे ही, नो डाउट, बट उसके साथ साथ आज के आर्टिकल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसमें बहुत सारी फ्रेजेज़ हैं और वो फ्रेजेज़ ऐसी हैं जिनको ना सिर्फ आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं, बल्कि आप उनको अपनी स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आर्टिकल और देखते हैं कि हमारे आर्टिकल में क्या नया है, उससे हम क्या नया सीख सकते हैं। अपनी रीडिंग स्पीड को इन्हांस करेंगे और हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे जिससे कि हमारा एग्ज़ाम जो हो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं अपने आर्टिकल के टाइटल पे। आर्टिकल का टाइटल है द केस फॉर डाउन टू अर्थ गवर्नेंस, यानी कि जो एक केस के बारे में बात कर रहे हैं, एक मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं। किस लिए? गवर्नेंस की। गवर्नेंस यानी कि जो हमारी सरकार चलती है उसके काम की बात कर रहे हैं। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ का मतलब होता है प्रैक्टिकल होना, ठीक है। अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकली चल रही है तो वो क्या है? डाउन टू अर्थ कहलाएगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है द बेस्ट पॉसिबल, आप कह सकते हैं, या फिर जो चीज़ फिजिबल हो। फिजिबल इन द सेंस कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ में, बट सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत काम रियल लाइफ में करना चाहते हैं और उसको हम फिजिबल या प्रैक्टिकल या डाउन टू अर्थ होना कहेंगे। कोई भी ऐसा काम जो कि बहुत ज़रूरी हो और अच्छे से किया जा सकता हो और जो कि वही एक सही तरीका हो, तो हम उसे बोलेंगे डाउन टू अर्थ। अगर हमारी गवर्नेंस जो है, हमारा जो गवर्नमेंट का काम है, अगर वो डाउन टू अर्थ रहता है, यानी कि अगर आप समझ लीजिए गवर्नमेंट के काम को एक अर्थ, यानी कि गवर्नमेंट का काम क्या है? पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, या देश को हमारे आगे लेकर जाना, कंट्री का डेवलपमेंट, सिटीज़न का डेवलपमेंट, तो आप इसको एक अर्थ मान लीजिए। और गवर्नमेंट अगर इस अर्थ पे, अपने बेस पे कायम रहती है, तो हम उसे बोल देंगे डाउन टू अर्थ। और ये डाउन टू अर्थ आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक टीचर है, वो अच्छे से आपको पढ़ा रहा है, तो हम उसको बोल देंगे ही और शी इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ टीचर, क्योंकि वो अपने काम में क्या है? बहुत अच्छा है। चलिए आगे इसकी बायलाइन देखते हैं। स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस remains the unfinished agenda to make India's democracy strong and deep, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस है ना, लोकल गवर्नेंस जो हमारी छोटे स्तर पे गवर्नमेंट होती है, यानी कि ज़िला हो गया या गांव हो गया, या और जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ बनी होती हैं, कमिटीज़ बनी होती हैं, ये बोल रहा है अगर लोकल गवर्नेंस उनके द्वारा चलाई गई जो सरकार है, उनके द्वारा जो किए गए सरकारी काम हैं, रिमेन्स रहते हैं, द अनफिनिश्ड यानी कि इनकम्प्लीट, वो क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं अगर, तो हम उन्हें बोलेंगे अनफिनिश्ड। एजेंडा होता है हमारा प्लान। यहाँ पे लिख देती हूँ, हो सकता है इधर मेरी इमेज आ रही हो तो ना दिख पाए सही से, सॉरी। प्लान है, प्लान, या फिर आप इसको बोल सकते हैं द सिस्टमैटिक। अगर मैं धीरे धीरे लिखती हूँ ना तो ये सही चलता है। इसमें और कोई इशू नहीं है, बस ये है कि थोड़ा लैग होता है ना। क्या बोल सकते हैं हम इसको? द सिस्टमैटिक अप्रोच, यानी भी किसी भी चीज़ को अगर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक प्लान बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप कोई अप्रोच लेकर चल रहे हैं, तो उसे हम एजेंडा कहेंगे। यानी कि आपके प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं और उनको आप कैसे कैसे करेंगे, तो वो आपका एजेंडा हो जाता है। वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस रिमेन द अनफिनिश्ड, जो हमारी स्ट्रॉन्ग मजबूत होती हैं लोकल लेवल की गवर्नेंस या कमिटीज़ की गवर्नेंस, लेकिन वो अनफिनिश्ड होती हैं अपने एजेंडा के साथ, अपने कामों के साथ, अपने प्लान्स के साथ इनकम्प्लीट रह जाती हैं। टू मेक इंडियाज़ डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग एंड डीप, जिससे कि वो बना सकें इंडिया की डेमोक्रेसी को, इंडिया के लोकतंत्र को स्ट्रॉन्ग एंड डीप, मजबूत और गहरा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर जो हमारी लोकल लेवल की गवर्नेंस है वो अपने एजेंडा में इनकम्प्लीट हो जाती है, जिससे कि वो बना पाए क्या? मजबूत डेमोक्रेसी और गहरी डेमोक्रेसी, यानी कि जिसकी पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से किया गया है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको नॉट नहीं दिखेगा, लेकिन वो कहना यही चाह रहे हैं कि क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग और डीप नहीं बना पाते हैं। आगे देखते हैं।
हमारा आर्टिकल कह रहा है 9 years ago, 9 साल पहले, अन्ना हजारे ended his historic fast when the Prime Minister Manmohan Singh informed him that Parliament has expressed support for proposed changes to anti-corruption legislation. The sense of the House was behind Anna Hazare's key demands. The historic bending of Parliament to the people's will was the result of a remarkable movement to citizens, rich, middle class and poor, coming together to take politics back from politicians and to demand Parliament's accountability to citizens. Since the nation's attention has moved on from weakness in institution of governance to the threat from China on the nation's border and to global प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाई कोविड-19। आई होप कि आपने आर्टिकल मेरे साथ पढ़ा हो। मैं हर पैसेज अब पढ़ूंगी जिससे कि आप मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करिएगा। इससे आपकी रीडिंग जो है वो फास्ट हो पाएगी, तो एग्ज़ाम में आपको हेल्प होगी। आप अपना आर्टिकल या फिर आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज होगा आप उसको थोड़ा फास्ट स्पीड में पढ़ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 9 years ago बोल रहा है, यानी कि 9 साल पहले। इट्स अ वेरी कॉमन फ्रेज। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, अगर बोल दिया कि कई साल पहले एक जंगल में, तो मैनी ईयर्स अगो इन अ फॉरेस्ट, ऐसे बोल देते हैं ना। तो क्या कह रहा है, अन्ना हजारे एंडेड, अंत किया उन्होंने, समाप्त किया, हिज हिस्टोरिक फास्ट। अब हिस्टोरिक का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐतिहासिक इन द सेंस ये नहीं है कि उनका जो फास्ट था वो बहुत टाइम से चलता चला आ रहा था, इतिहास उसके ऊपर था, बट ऐसा नहीं है। वो फास्ट एक ऐसा था जिसने कि इतिहास रच दिया। वो अपने उस पर चले गए थे ना, भूख हड़ताल पे, कि अब मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कि लोकपाल बिल को परमिशन नहीं मिल जाती है, एक्सेप्टेंस नहीं उसकी हो जाती है, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ये जो बात थी, ये जो फास्ट था, ये जो अनशन था, ये बहुत हिस्टोरिक था। वहाँ पे यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ठीक है। हिस्टोरिक मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फॉर इवेंट बोल रहा है, या ना कि उनके फास्ट के लिए कि उन्होंने व्रत जो है हिस्ट्री से कहीं से रखा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। जो उन्होंने अनशन किया वो हिस्टोरिक था, उसके बारे में बोल रहा है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने इन्फॉर्म किया उनको सूचित किया, उनको सूचना दी। इन्फॉर्म्ड का मतलब हुआ सूचित किया, हिम उनको, that Parliament has expressed support for proposed changes to anti-corruption legislation। या क्या कहा, that कि उनको सूचित किया कि पार्लियामेंट, संसद, had उसने expressed सपोर्ट, एक्सप्रेस किया है यानी कि जाहिर किया है। उन्होंने क्या किया है, उसको शो किया है, जाहिर किया है। क्या शो किया है, सपोर्ट, यानी कि उनको साथ दे रहे हैं, उस चीज़ को क्या कह रहे हैं, अपनी वो दे रहे हैं कि हाँ चलिए आप जो कह रहे हैं वही सही है, अपना साथ दे रहे हैं, उसको अपनी एश्योरेंस दे रहे हैं। फॉर प्रपोज चेंजेस, प्रपोज यानी कि जो ऑफ़र उन्होंने रखे थे। ऑफ़र किसके द्वारा ऑफ़र रखा गया था, अन्ना हजारे जी द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा रखा गया ऑफ़र। उन्होंने जो प्रपोज किया, उन्होंने जो प्रस्तुत किया सामने अपना ऑफ़र, उसमें क्या था, उसके हिसाब से चेंजेस वो चेंज करेंगे किस चीज़ में, टू एंटी करप्शन लेजिस्लेशन। एंटी करप्शन यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेजिस्लेशन मतलब कानून है यहाँ पे, है ना, लॉ लिख देती हूँ, शॉर्ट में आ जाएगा, कानून को। फिर आगे बोला उन्होंने, ये देखिए अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ था दा से, अभी इन्वर्टेड कॉमा ओवर नहीं हुआ है, तो ये बात जो है वो किसी के द्वारा कही गई बात को दिखाता है। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है कोटेड, यानी किसी ने कोट किया, किसी ने कहा। तो जहाँ से ये बात शुरू हो रही है वो तब खत्म होगी जबकि इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। अभी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग, लेजिस्लेशन तक हमने देख लिया है, फिर आगे देखते हैं द सेंस ऑफ द हाउस। अब सेंस ऑफ, आगे पढ़ लेती हूँ पूरा। द सेंस ऑफ द हाउस वॉज बिहाइंड अन्ना हजारेज की डिमांड्स। अब ये देखिए, द सेंस ऑफ द हाउस, सेंस का मतलब क्या होता है, सेंस का मतलब होता है ना माइंड होना, समझ लिख देती हूँ, ठीक है, समझ होना, या फिर मति अगर मैं लिखूँ तो शायद आपको मैं अच्छे से अपनी बात समझा पाऊंगी। मति होता है, बुद्धि होता है, ठीक है। अगर सेंस का मतलब है कि बुद्धि, और फिर बोल रहा है सेंस ऑफ द हाउस, हाउस का मतलब यहाँ पे सदन से लेगा क्योंकि पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो उन्होंने बोला कि सदन की मति उनके साथ है। तो अगर सदन की मति उनके साथ है यानी कि सर्वमति उनके साथ है, यानी कि सम्मति उनके साथ है। तो सेंस को यहाँ पे जो दिखाया गया है वो सम्मति के साथ दिखाया गया है, यानी कि सदन जो पूरा हाउस है, पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं उनकी सम्मति है। उनको सम्मति मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि वो जो है उनकी मति उनके साथ है,
वो जो चाह रहे हैं वही हर कोई राजी है उस बात से। तो सम्मति है हाउस की, अन्ना हजारे जी की डिमांड्स के साथ। बिहाइंड का यहाँ पे यही मतलब है कि वो उनको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, किसका साथ दे रहे हैं, अन्ना हजारे इज की डिमांड्स। की डिमांड का मतलब है मुख्य, की का मतलब होता है मुख्य। यहाँ पर मुख्य का मतलब है, मुख्य लेकर चल रहे हैं हम लोग, चाबी से नहीं होगा। मुख्य डिमांड, उनकी प्रमुख मांग के लिए सबकी क्या है, सर्वसम्मति है। किसकी, हाउस की। किस लिए, कि वो एंटी करप्शन बिल में, लेजिस्लेशन में चेंजेस करेंगे। आगे देखते हैं। द हिस्टोरिक बेंडिंग ऑफ पार्लियामेंट टू द पीपल्स विल वॉज द रिजल्ट ऑफ रिमार्केबल मूवमेंट टू सिटीजन्स, रिच, मिडिल क्लास एंड पुअर कमिंग टुगेदर टू टेक पॉलिटिक्स बैक फ्रॉम पॉलिटिशियंस एंड टू डिमांड पार्लियामेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू सिटीजन्स। अब यहाँ पे बात कर रहा है, कहाँ थे हम लोग, द हिस्टोरिक बेंडिंग। हिस्टोरिक यानी कि ऐतिहासिक। अब बेंडिंग का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, बेंडिंग का मतलब हो रहा है झुकाव। झुकाव आप कैसे समझेंगे, मैं यहाँ पे ये पेन लेकर आती हूँ और यहाँ पे मैं इसको लिखूंगी, ठीक है। कितना ज़्यादा लंबा एरो है ये। बेंडिंग का मतलब है झुकाव, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि नहीं, बेंडिंग का मतलब तो मुड़ना होता है, तो हाँ ठीक है, आप मुड़ने से भी समझ लीजिए, लेकिन झुकने से पहले आप क्या होंगे, मुड़ेंगे ना। अगर मुड़ेंगे नहीं तो झुकेंगे कैसे, कहीं ना कहीं आपकी बैकबोन में तो मुड़ना ही पड़ेगा उसको। तो यही है कि उसने एक टर्न लिया, उसमें एक बदलाव आया, उसमें एक झुकाव आया। किस चीज़ में, हिस्टोरिक बदलाव था, यानी कि जो कि हिस्टोरिक चेंज था। यहाँ पे चेंज मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि बेंडिंग को यहाँ पे चेंज से लिया गया है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पीपल्स विल वॉज द रिजल्ट ऑफ रिमार्केबल मूवमेंट, बेंडिंग ऑफ पार्लियामेंट टू द पीपल्स विल। पार्लियामेंट जो है वो पीपल्स विल पे, लोगों की इच्छा पे। विल का मतलब इच्छा, पीपल्स मीन्स लोगों की। अब देखिए अपोस्ट्रोफी एस बना है तो ऑफ इसमें इंक्लूड हो गया है। लोगों की इच्छा के हिसाब से पार्लियामेंट में आया ऐतिहासिक बदलाव वॉज द रिजल्ट ऑफ रिमार्केबल। वो रिजल्ट था, वो परिणाम था रिमार्केबल, यानी कि नोटिस किया जाने वाला, वर्थ नोटिसिंग। रिमार्क मीन्स अगर रिमार्क किसी को दिया जा रहा है तो यानी कि आपने उसकी परफॉर्मेंस को नोटिस किया। अगर नोटिस किया, वो वर्थ नोटिसिंग था, तो वो क्या हो गया, रिमार्केबल हो गया। तो रिमार्केबल का यही मतलब है यहाँ पे। रिमार्केबल मैं लिख देती हूँ, पावरफुल लिख दी हूँ। पावरफुल से समझ में आ जाएगा कि क्या है ये, वर्थ नोटिसिंग है। पावरफुल, लोगों के पावरफुल मूवमेंट का, मूवमेंट यानी कि जो लोगों ने चेंज किया, लोग बहुत सारे उनके साथ जुड़ गए थे, तो एक मूवमेंट की तरह से वो सामने आया था। आंदोलन जिसको कहते हैं, मूवमेंट का मतलब यहाँ पे आंदोलन ही है एग्जैक्ट, ठीक है। आंदोलन क्या बोल रहा है, आंदोलन ऑफ सिटीजन। ऑफ सिटीजन लोगों का, नागरिकों का, जिसमें कि सब थे, रिच थे, अमीर थे, मिडिल क्लास थे एंड पुअर, और गरीब थे। कमिंग टुगेदर टू टेक पॉलिटिक्स बैक, वो साथ आए। कमिंग टुगेदर मीन्स वो साथ आए, हर तरह के लोग, रिच, मिडिल एंड पुअर पीपल केम टुगेदर, वो साथ आ गए। किस लिए, टू टेक पॉलिटिक्स बैक, कि पॉलिटिक्स को, राजनीति को पीछे लिया जाए, वापस लिया जाए। फ्रॉम पॉलिटिशियंस, किन से वापस लिया जाए, राजनेताओं से। एंड टू डिमांड पार्लियामेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू सिटीजन, और उन्होंने डिमांड की कि पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी चाहिए नागरिकों को। पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी से क्या मतलब है, पार्लियामेंट की उनको वो चाहिए, सत्यता चाहिए कि जिस पे वो डिपेंड हो सके। अकाउंटेबिलिटी मीन्स उसकी सच्चाई उनको चाहिए, ऐसी सच्चाई जिसपे कि निर्भर हुआ जा सके, टू सिटीजन्स। और किसको चाहिए, नागरिकों की तरफ जो उनकी सच्चाई है, अकाउंटेबिलिटी है किसकी, पार्लियामेंट की, उसकी डिमांड की उन्होंने। फिर बोल रहा है, सिंस देन तब से द नेशंस अटेंशन, नेशन का जो अटेंशन है, ध्यान है, कंट्री का, नेशन का मतलब राष्ट्र की बात कर रहा है, नेशन का जो ध्यान है, हैज़, वो मूव्ड ऑन, आगे बढ़ चुका है। मूव्ड ऑन मीन्स आगे बढ़ चुका है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि रिलेशनशिप में कुछ लोग होते हैं, आप लोग भी होंगे, उनमें क्या होता है, आपस में गॉड फॉरबिड झगड़ा हो जाता है, तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर एक जो है वो आगे चला जाता है और दूसरा अपने रास्ते चला जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, मूव्ड ऑन बोलेंगे, है ना। तो यही बोल रहा है कि जो नेशन का अटेंशन था, जो ध्यान था, वो उस मूवमेंट से, कि लेजिस्लेशन में क्या बदलाव किए गए हैं, उससे हटकर अब कहाँ आ चुका है, उसकी बात कर रहा है। फ्रॉम, कहाँ से हटा वो ध्यान, वीकनेसेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस। इंस्टीट्यूशन का मतलब है यहाँ पर संस्थागत, यानी कि गवर्नमेंट में जो संस्था थी उसकी इस्टेब्लिशमेंट था। इंस्टीट्यूशन का ये भी मतलब है कि उसको आपने इस्टेब्लिश कर लिया, किसको, गवर्नेंस को। गवर्नेंस का जो स्थापना थी गवर्नेंस की, उसमें जो कमज़ोरियाँ थी, गवर्नमेंट जिस तरह से बनती है और काम करती है, उसमें जो वीकनेसेस थी, उससे लोगों का ध्यान हट गया है और कहाँ आ गया है, टू थ्रेट्स
फ्रॉम चाइना, चाइना द्वारा दी गई धमकियों पर। थ्रेट का मतलब धमकी होता है ना। दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स। आजकल अगर क्राइम पेट्रोल भी आप देख रहे हैं तो थ्रेट थ्रेट आपको दिखता रहेगा, ठीक है। थ्रेट फ्रॉम चाइना, चाइना के द्वारा मिली गई धमकियों से या चाइना के द्वारा क्रिएट किए गए डर से। ऑन द नेशंस बॉर्डर, नेशन के बॉर्डर पर, सीमा पर। एंड टू ग्लोबल प्रॉब्लम कॉज्ड बाई कोविड-19, और किस बात पे उनका ध्यान आ चुका है? ग्लोबल प्रॉब्लम, वैश्विक दिक्कत में जिसको कि कॉज किया है, जिसका कि कारण बना है कोविड-19। आगे बढ़ते हैं। हज़ारेज पॉइंट, अन्ना हज़ारे का क्या मत था? पॉइंट का मतलब यहाँ पे है मत, उनकी क्या बात थी। फैक्ट लिख दें यहाँ पे, उन्होंने जो बात कही, उनका जो फैक्ट था उसके बारे में बात कर रहा है। द सिंगल पॉइंट डिमांड ऑफ अन्ना मूवमेंट वॉज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द जन लोकपाल टू ट्राई ऑल गवर्नमेंट फंक्शनरीज व्हेन अक्यूज्ड ऑफ करप्शन। इवन द प्राइम मिनिस्टर अन्ना हजारे इज controversial person. However, the one should not throw the baby out with the bath water, and the thought he left while breaking his fast is worth recalling. He said Lokpal and Lokayukts would not eliminate the root cause of corruption in politics and government. Electoral reforms and decentralization of power were essential. आगे वो बोलते हैं, आर्टिकल में लिखा गया है द सिंगल पॉइंट डिमांड फ्रॉम अन्नाज मूवमेंट। सिंगल पॉइंट का मतलब क्या है? उनकी डिमांड जो थी उसमें क्या था? सिर्फ एक ही बात थी, एक बात थी सिर्फ। सिंगल पॉइंट मीन्स उस बात में कुछ और डिमांड उनकी नहीं थी, सिर्फ एक डिमांड थी कि लोकपाल बिल को क्या कर दिया जाए? लागू कर दिया जाए। क्या बोल रहा है? द सिंगल पॉइंट डिमांड ऑफ अन्नाज मूवमेंट वॉज द इंस्टीट्यूशन ऑफ, इंस्टीट्यूशन यानी कि उसने क्या की? स्थापना की। मैंने आपको पीछे भी इंस्टीट्यूशन का मतलब बताया है कि स्थापना करना। यहाँ पे ये एक नाउन की तरह से भी आप देख सकते हैं इसको, कि उसने क्या की? स्थापना करी। किस चीज़ की स्थापना करी? इंस्टीट्यूशन ऑफ द जन लोकपाल। स्थापना करना किसकी? जन लोकपाल की। जैसे लोकपाल बिल आ गया है ना, जिसके तहत आपका आरटीआई भी बन गया है, तो उसकी वजह से क्या बोला उन्होंने? टू ट्राई। अब टू ट्राई का मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, यहाँ लिख देती हूँ, जिसका मतलब होता है कि उनके ऊपर क्या करना चाहिए? उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई, या फिर इसको आप इस सेंस में देख सकते हैं सुनवाई को, कि स्पेशली वो कोर्ट में होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोर्ट में कोई जाता है और उसकी पेशी होती है, सॉरी यहाँ पे अगर मैं पेशी लिख दूँ तो आई गेस दैट विल बी अ बेटर वर्ड, कि पेशी के लिए ये बोल रहे हैं कि उनकी भी पेशी होनी चाहिए। कोर्ट में हमारे जो ट्रायल्स होते हैं उनको हम हिंदी में पेशी कहते हैं, तो यही वही बोल रहा है यहाँ पे कि उनकी भी क्या होनी चाहिए? पेशी होनी चाहिए। टू ट्राई, उनको भी घरे में खड़ा किया जाना चाहिए। ऑल गवर्नमेंट फंक्शनरीज मतलब जो भी गवर्नमेंट के काम करते हैं, उन बॉडीज़ को ये बोल रहा है। द वर्कर्स लिख देते हैं। अब उस वर्कर में कमिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। द वर्कर्स व्हेन अक्यूज मीन्स अगर उनके ऊपर क्या है? कोई इल्ज़ाम लगता है, उनके ऊपर कोई पॉइंट करता है कि आपने काम गलत किया है, तो उनको भी ट्राई किया जाना चाहिए कोर्ट में। ऑफ करप्शन, अक्यूज्ड ऑफ करप्शन मीन्स यानी कि उनके ऊपर करप्शन का, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। अक्यूज्ड मीन्स आरोप लगना। इवन द प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। अन्ना हज़ारे इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन। अब वो आगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। पहले उन्होंने अन्ना हज़ारे की बात कही, अब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि वो क्या है? एक विवादास्पद आदमी है। अब विवादास्पद का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा शायद कहना चाह रहे हैं कि उनकी बातों से विवाद हो जाता है, और वो जो भी कहते हैं कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, जिससे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है और विवादास्पद हो जाती है उनकी इमेज। तो अन्ना हज़ारे एक विवादास्पद व्यक्ति हैं। हाउएवर, हालांकि, वन शुड नॉट, किसी को नहीं, थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, ये यहाँ पे आपकी क्या है? फ्रेज है, जिसका मतलब होता है कि डू नॉट थ्रो द वैल्यूएबल थिंग वाइल यू आर डिस्कार्डिंग द थिंग्स यू डोंट वांट। ये बहुत बड़ी फ्रेज है ना, आप लोग अगर कहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो लिख लीजिए क्या बोल रहा है। मैं डिक्टेट कर देती हूँ। डू नॉट डिस्कार्ड द इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल थिंग्स विद द थिंग्स यू वॉन्ट टू डिस्पोज, यानी कि
हम किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ को, अब थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, यानी कि थ्रो करना, फेंक देना बेबी को, बच्चे को। बच्चे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? बच्चा तो इंसान है, उसको फेंक तो देंगे नहीं आप, किसके साथ नहीं फेंक देंगे? बाथ वाटर के साथ। यानी कि आपका छोटा सा बच्चा है, आपने उसको उसके छोटे से बाथ टब में नहलाया, आप पानी फेंकने गए, क्योंकि पानी की तो अब कोई वैल्यू नहीं है जिससे वो नहा चुका है, और आपने बच्चे को भी साथ में फेंक दिया। तो ऐसा हम नहीं करते हैं। क्या लिखा हुआ है? यू शुड नॉट, आप नहीं करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए कि आप वैल्यूएबल चीज़ों को भी क्या करें, भुला दें, उनको भी इग्नोर कर दें, हटा दें, किन चीज़ों के साथ जो कि गलत हुई या जो कि सही नहीं थी, इनवैल्यूएबल थी। फिर क्या बोल रहा है? एंड द थॉट ही लेफ्ट while breaking his fast is worth recalling, and और the thought एक सोच, he left उन्होंने पीछे छोड़ी, while breaking जब उन्होंने तोड़ा अपना फास्ट, is worth recalling वो क्या है? वर्थ है। worth recalling याद किए जाने लायक है। वर्थ मतलब लायक, recalling मीन्स याद किए जाने लायक है। ही सेड लोकपाल एंड लोकायुक्त, उन्होंने कहा कि लोकपाल यानी कि जो लोकपाल बिल आया, और लोकायुक्त जो लोकायुक्त हैं, लोकपाल बिल के लिए जो काम करने वाले लोग हैं। लोकायुक्त हमारे क्या हुए थे? 8 लोगों की एक समिति बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि 4 हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी थे और 4 और लोग थे जिनके साथ मिलकर ये कमेटी बनाई गई थी, जिनको कि लोकायुक्त कहा गया। तो बोल रहे हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त यानी कि वो बिल और उस बिल के लिए काम करने वाले लोग वुड नॉट एलिमिनेट, वो नहीं एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट मीन्स खत्म करना, टू एंड लिख देती हूँ, खत्म कर पाएंगे द रूट मीन्स जो उसका बेस है, जो उसका मेन रीज़न है। यहाँ पे अगर मैं मेन रीज़न लिख दूँ तो आई होप कि आप समझ पाएंगे। क्या नहीं एलिमिनेट कर पाएंगे? द रूट कॉज, जो मेन उसका रीज़न है, ऑफ करप्शन, किसका रीज़न? करप्शन का, भ्रष्टाचार का, इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, हमारी राजनीति में और सरकार में। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म का मतलब है किसी भी चीज़ को आप पूरा रीस्टार्ट करें, यानी कि बेस से लेके उसका पुनर्जीवन करें, तो रिफॉर्म कहलाता है वो। तो क्या बोल रहे हैं? इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी कि जो मतदाता समिति है, जो मत को लेकर के सारी वो है हमारा सिस्टम है, उसका रिफॉर्म किया जाए कि कैसे इलेक्शन होने हैं, कैसे क्या होना है, उसका पूरा रिफॉर्म करें, उसको रिक्रिएट करें। एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन का हिंदी में मतलब होता है विकेंद्रीयकरण। अब मैं आपको इसको एक इमेज के थ्रू बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है क्या है, बढ़ जाती हैं। अगर आपने कॉमर्स पढ़ी होगी, बिजनेस पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन हम ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग लोगों में बांट देते हैं, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी का डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं। कहीं पे भी किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे तो आप एक काम सारे काम एक आदमी नहीं करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बटी होती हैं, तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं कि अलग अलग जगह बांट दिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किस चीज़ का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए? पावर का, शक्ति का, कि सब चीज़ एक के कंट्रोल में नहीं रहे, अलग अलग लोगों के पास रहे। वर एसेंशियल, वो क्या थी? ज़रूरी थी, इम्पॉर्टेंट थी। फिर बोल रहा है parliamentarians of all parties were affronted by the claims of leaders of the Anna's movement that they were the representatives of the people rather than the parliamentarians. They taunted leader like Arvind Kejriwal to prove it by winning elections. This spurred the formation of the Aam Aadmi Party. It joined the system which had to be reformed and had to play the game by the system's rules. This dismayed many and the movement of the fundamental reforms of governance lost its esteem. ठीक है, lost its esteem जो है वो फिर से एक फ्रेज है आपकी। इस आपको पूरे आर्टिकल में बहुत सारी फ्रेजेस मिलने वाली हैं। आगे क्या बोल रहा है? पार्लियामेंटेरियंस यानी कि जो हमारे सांसद हैं वो क्या करेंगे, उनका क्या काम है? ऑफ ऑल द पार्टीज, सारी पार्टीज़ के अफ्रंटेड, वो क्या हो गए, सारे सांसद क्या हो गए? अफ्रंट हो गए। अफ्रंट का मतलब है कि वो भड़क गए, या फिर उनके ऊपर क्या आया, उनके ऊपर पॉइंट कर दिया गया, यानी कि वो उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने थोड़ी सी अपनी बेइज्जती महसूस की, अपमानित अगर बोल रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे कि अफ्रंटेड हो गए, वो अपमानित हुए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से आर्टिकल को कवर करते हैं। अपमानित हुए बाय द क्लेम्स ऑफ लीडर्स, क्लेम यानी कि लीडर्स के द्वारा जो क्लेम कहा गया, जो उनके द्वारा कहा गया, कहाँ के लीडर? ऑफ द अन्ना हज़ारे मूवमेंट के, अन्ना हज़ारे मूवमेंट में जो नेता थे उनके द्वारा दिए किए गए क्लेमों से, उनके द्वारा की गई बातों से वो अपमानित हुए। कौन हुए अपमानित? पार्लियामेंटेरियंस, हमारे सांसद। दैट देवर, उनको ये कहा गया कि वो जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, जनता के
बिहाफ पे बात करने वाले लोग हैं, रेदर देन ना कि द पार्लियामेंटेरियंस, ना कि वो सांसद हैं। फिर ये वाला जो दे यूज़ कर रहा है ये उन पार्लियामेंटेरियंस के लिए यूज़ कर रहा है जिन्होंने टॉन्ट किया, किसको टॉन्टेड मीन्स ताना मारा, लीडर्स लाइक नेताओं को जैसे कि अरविंद केजरीवाल, टू प्रूव इट जिसको कि उन्होंने साबित किया बाय विनिंग इलेक्शंस कि वो भी इलेक्शन लड़ने लगे तो इसका उनको भी ताना मिला। दिस स्पर्ड द फॉर्मेशन ऑफ द आम आदमी पार्टी। स्पर्ड का मतलब होता है उत्पन्न करना, हम लोग अपने वोकैब के सेशन में इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। दिस स्पर्ड उसने उत्पन्न किया, उसने बढ़ा दिया, बढ़ावा दिया, प्रगति दी। द फॉर्मेशन ऑफ किस चीज़ को, फॉर्मेशन बनने को, किस चीज़ के, आम आदमी पार्टी के। इट जॉइन द सिस्टम, इसने सिस्टम को ज्वाइन किया यानी कि गवर्नेंस का जो सिस्टम था जिसके लिए कि अन्ना हज़ारे जी का मूवमेंट जो था वो काम कर रहा था, उसकी उस सिस्टम को इसने ज्वाइन कर लिया। विच हैड टू बी रिफॉर्म, जिसने और उसने ये पॉइंट रखा कि उसमें बदलाव हो सकता है जड़ से। एंड हैड टू प्ले द गेम बाय द सिस्टम्स रूल, और उनको यानी कि आम आदमी पार्टी में वो इस तरह से बदलाव कर सकते हैं इलेक्शन लड़कर जीत कर और उस सिस्टम को ज्वाइन करके। और हैड टू प्ले, और उनको जो गेम है, जो फेयर गेम है, रूल्स के साथ चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। फिर आगे बोला दिस डिसमेड, डिसमेड का मतलब होता है निराश किया, उनको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया कि नहीं भाई आप सही बात नहीं कर रहे हैं। दिस डिसमेड मैनी एंड द मूवमेंट फॉर फंडामेंटल रिफॉर्म्स, इसने क्या किया, निराश किया बहुतों को, और मूवमेंट और जो आंदोलन था फॉर फंडामेंटल रिफॉर्म्स, फंडामेंटल रिफॉर्म्स का ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का हमारे फंडामेंटल का जो रिफॉर्म के लिए वो मोटिव लेकर चल रहे थे, लॉस्ट इट्स स्टीम, उसने अपना जो है ताकत, अपनी पावर, अपना मोटिव और अपना जो एक मूवमेंट में शक्ति थी उसको खो दिया। जैसे कि इंजन है, मान लीजिए अगर स्टीम इंजन की बात करें और वो चल रहा है और उसमें स्टीम अचानक से ख़त्म हो जाए, कोयला ख़त्म हो जाए, स्टीम बनना बंद हो जाए, तो इंजन की जो भी शक्ति होगी वो बंद हो जाएगी। तो उसी तरह से आप समझिए कि उन्होंने सरकार बना ली अपनी, वो उधर चले गए और इसके बाद क्या हुआ, जो गवर्नेंस को चेंज करने का, सिस्टम को चेंज करने का प्रोसेस चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, वो एकदम क्या हो गया, बेकार हो गया। आगे देखते हैं, इट इज़ अबाउट मनी, ये पैसे की बात भी करता है। अराउंड द वर्ल्ड इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज हैव बीन इन्फेक्टेड बाय द डिजीज ऑफ फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शंस। Money is required to win elections legitimately even when people are not bribed to vote, which is illegitimate. Communication with citizens essential for democracy can be very expensive. Advertisements have to be paid for as well as teams of professionals for managing social media. If one party raises $1 million to spend and the other raises $2 million, the first must raise even more or its million would have been wasted were it to lose the election। ठीक है, आगे बोल रहा है अराउंड द वर्ल्ड, चारों तरफ विश्व में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, जहाँ का लोकतंत्र क्या होता है, इलेक्शन से चलता है, हैव बिकम, बन गई हैं, इन्फेक्टेड है, हो गई हैं, इन्फेक्टेड यानी कि दूषित हो गई हैं, बाय द डिजीज़, किस बीमारी से, फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक दलों को पैसा देने से, फंड करने से, उनको चलाने से, एंड इलेक्शंस, और इलेक्शंस को भी फंड करने से, यानी कि पूरे विश्व के लोकतंत्र में जहाँ पे चुनाव होता है लोकतंत्र के लिए, वो क्या हो गया है, दूषित हो गया है, बुरी तरह से प्रभावित हो गया है एक बीमारी से, जिसमें कि फंड कर दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को और इलेक्शन को। फिर बोल रहा है मनी इज़ रिक्वायर्ड टू विन द इलेक्शंस लेजिटिमेटली, पैसा जो है नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी उसकी ज़रूरत है अगर आप लेजिटिमेटली यानी कि सही तौर पे, कानूनी तौर पे चुनाव जीतना चाहते हैं। इवन व्हेन पीपल आर नॉट ब्राइड, और जबकि आप लोगों को रिश्वत ना दें, टू वोट देने के लिए रिश्वत ना दें, विच इज़ इलेजिटिमेट, यानी कि आप लोगों को रिश्वत नहीं दे रहे हैं कि आपको वो वोट करें, जो कि एक इलेजिटिमेट काम भी है, लेकिन फिर भी आपको इलेक्शन जीतने के लिए पैसा चाहिए होता है, और वो इलेजिटिमेटली नहीं बल्कि लेजिटिमेटली यानी कि कानूनी तौर पर जीतने के लिए चाहिए होता है। फिर कह रहा है कम्युनिकेशन विद सिटीजन्स एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, लोगों के साथ बातचीत करना, कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करना होता है। कम्युनिकेशन विद सिटीजन, नागरिकों के साथ बातचीत करना एसेंशियल, बहुत ज़रूरी होता है, फॉर डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र के लिए। कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत महंगा हो सकता है, एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा होना। एडवर्टीजमेंट हैव टू बी पेड फॉर एज वेल एज टीम्स ऑफ प्रोफेशनल, एडवर्टीजमेंट के लिए क्या होता है, पे करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट यानी प्रचार के लिए। फिर बोल रहा है फॉर एज वेल एज, और साथ ही साथ टीम्स ऑफ प्रोफेशनल लोगों की एक टीम,
फॉर मैनेजिंग सोशल मीडिया, जो कि सोशल मीडिया को मैनेज करती हैं। आजकल तो ई रैलीज़ होने लगी है ना, अभी बिहार में ई रैली का उद्घाटन कर दिया गया नीतीश कुमार जी द्वारा, जिसमें कि वो क्या करेंगे, अपनी इलेक्शन की कैंपेन चलाएंगे। फिर बोल रहा है इफ़ वन पार्टी रेजेज $1 million टू स्पेंड, अगर एक पार्टी $1 million पैसा रेज करती है, यानी कि उठाती है, कहाँ से, किस लिए, खर्च करने के लिए, एंड द अदर रेजेज $2 million, और दूसरी जो है वो $2 million उठा लेती है पैसा, यानी कि लोग फंड कर देते हैं मार्केट से या कैसे भी, द फर्स्ट मस्ट रेज इवन मोर। अब उस केस में चाहिए कि जो पहली पार्टी है उसको और पैसा रेज करना पड़ेगा, और पैसा उठाना पड़ेगा, और इट्स मिलियन, या फिर उसका जो इट्स मिलियन यानी कि 1 million है, वुड हैव बीन, वो हो जाएगा क्या, वेस्ट, वर इट टू लूज़ द इलेक्शन, जो कि उनको इलेक्शन हरा देगा। यानी कि अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, दूसरे के पास 2 करोड़ हो गए हैं, तो पहले को अब 3 करोड़ रुपए चाहिए, वरना उनके पहले वाले 1 करोड़ की भी कोई कीमत नहीं होगी। फिर आगे बोल रहा है दस द रेस इज रेज मोर मनी फॉर लेजिटिमेट इलेक्शनियरिंग purposes can corrupt the process of funding parties and elections. Solutions are not easy because the right to free speech and to put one's money where one's mouth is a fundamental right that cannot be denied, as Supreme Court of the United States ruled. अब बोल रहे हैं 10 हालांकि या फिर फ़िलहाल या कि जबकि द रेस ऑफ रेज मोर मनी, द रेस टू रेज मोर मनी, यानी कि रेस लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है ज़्यादा पैसा खड़ा करने की, ज़्यादा पैसा कमाने की, किस लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, फॉर लेजिटिमेट इलेक्शनियरिंग, यानी कि कानूनी तौर पर इलेक्शन को कमीशन कराने के लिए। इलेक्शनियरिंग का मतलब इलेक्शन को हैपन कराने के लिए, कॉज कराने के लिए, इलेक्शनियरिंग पर्पस, उसके उद्देश्य से, कैन करप्ट, वो करप्ट कर सकती है, भ्रष्ट कर सकती है, द प्रोसेस ऑफ फंडिंग पार्टीज़ एंड इलेक्शंस, वो भ्रष्ट कर सकती है इस प्रोसेस को कि जो फंडिंग होती है पार्टीज़ की इलेक्शंस के लिए, यानी कि जो दौड़ लगी हुई है ना लोगों में पैसे की, हालांकि आपको पैसा चाहिए, लेकिन अगर आप उसको फेयर तरीके से कमाएं तो ठीक है, लेकिन लोगों में रेस लग गई है कि हमें इलेक्शन के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, ये क्या करती है, इलेक्शन के जो प्रोसेस को है उसको करप्ट कर देती है। फिर क्या कह रहा है, सोल्यूशंस आर नॉट इजी बिकॉज द राइट टू फ्री स्पीच, जो इसके हल हैं वो आसान नहीं है, क्योंकि राइट टू फ्री स्पीच यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होने की जो शक्ति है, जो हक है सबके पास, एंड टू पुट वंस मनी वेयर वंस माउथ इज़, और पैसा डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाता है जहाँ लोगों को ज़रूरत होती है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि आप किसी को सोर्स वहाँ पे अप्लाई करा दें, वहाँ पे अवेलेबल करा दें जहाँ उसको चाहिए। वंस माउथ यानी कि सीधे मुंह में पैसा चला जाना, जिसको कि हम एक बुरी लैंग्वेज में कह देते हैं, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि पैसा सीधे वहाँ पहुँचता है जहाँ चाहिए, किसी माध्यम से नहीं पहुँचता है जिसको कि हम ट्रेस कर पाएँ। फिर बोल रहा है इज़ अ फंडामेंटल राइट दैट कैन नॉट बी डिनाइज एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रूल, यानी कि अब ये जो है वो फंडामेंटल राइट है, लोगों का अपना खुद का मौलिक अधिकार है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ऐसा किसने किया, रूल मीन्स लागू किया, अप्लाई किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। द डिबेट कंटिन्यूज अबाउट विच इज़ अ बेटर सिस्टम, डिबेट इस बारे में वाद विवाद कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है कि कौन सा सिस्टम बेहतर है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक राष्ट्रपति शासन जैसा कि यूएस और फ्रांस में है, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसद होने का सिस्टम, लाइक द ब्रिटिश वन विच इंडिया हैज़ अडॉप्टेड मीन्स उसको स्वीकार किया है या फिर अपने लिए शामिल किया है, या फिर वो सिस्टम जो कि ब्रिटिश में चलता है और इंडिया ने उसको क्या किया है, शामिल किया है अपने लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिटीजन्स मस्ट सॉल्व इशू, जो लोगों के लिए, नागरिकों के लिए बात कर रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, इशू को सॉल्व करना चाहिए, नो डाउट, निसंदेह। इलेक्टोरल फंडिंग यानी कि इलेक्शन के लिए की जाने वाली फंडिंग, उसके लिए पैसा खड़ा करना, मस्ट बी क्लीन्ड अप, उसको साफ कर दिया जाना चाहिए पूरी तरह से। एंड डेमोक्रेसी विद पॉलिटिकल पार्टीज इम्प्रूव टू मेक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वर्क बेटर, जिससे कि क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज इम्प्रूव टू मेक, वो फिर इम्प्रूव करेंगी किस में, रिप्रेजेंटेटिव में, जो कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा काम कर सकें। फिर बोल रहा है दिस विल रिक्वायर बिग चेंजेस टू एंट्रेंच्ड सिस्टम्स येट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर गुड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अब ये क्या है, एंट्रेंच करेगा किस चीज़ को, अच्छे सिस्टम को, आरोप, मतलब कि ये क्या कह रहा है, दिस विल रिक्वायर बिग चेंजेस टू एंट्रेंच सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम पूरी तरह से एंट्रेंच हो चुका है, जिसने कि रूट पकड़ लिया है, उसको बदलने के लिए, उसमें बड़े चेंजेस करने के लिए क्या चाहिए होगा,
ये रिक्वायरमेंट होगी कि ऐसा किया जाए कि फंडिंग को कंट्रोल किया जाए, साफ़ किया जाए और अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स लाए जाएं। ये ज़रूरी होगा एक जड़ पकड़ चुके हुए गलत सिस्टम को हटाने के लिए। येट विल नॉट बी सफिशियंट फॉर गुड, लेकिन फिर भी ये सफिशियंट पर्याप्त नहीं होगा अच्छे के लिए और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए, एक अच्छी और लोकतांत्रिक गवर्नमेंट के लिए। सिटीजन्स मस्ट अप्रिशिएट दैट दे हैव टू बी द सोर्स ऑफ सोल्यूशन। नागरिकों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट का यहाँ पे मतलब है फुल्ली एक्सेप्ट करना चाहिए, पूरी तरह से उनको ये स्वीकार करना चाहिए। इसको आप इस तरह से भी अप्रिशिएट को आप यहाँ पर ले सकते हैं कि जैसे आपने किसी काम की तारीफ़ करी है, तो यानी कि आपने उसके काम को पूरी तरह से एक्नॉलेज किया है। जो भी उसने काम किया आप मानते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा काम है और ऐसा ही होना चाहिए, आपने एक्सेप्ट किया है तभी अप्रिशिएट किया है। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि सिटीजन्स मस्ट अप्रिशिएट, उन नागरिकों को अप्रिशिएट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए क्या, दैट दे हैव टू बी, कि उनको होना चाहिए सोर्स ऑफ सोल्यूशन, कि वो एक हल का जो है ज़रिया हो सके। सोर्स का मतलब ज़रिया, एंड नॉट बिकम ओनली द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, और सिर्फ प्रॉब्लम का कारण ना बने फॉर गवर्नमेंट, सरकारों के लिए, एंड एक्सपर्ट टू सॉल्व फॉर देम, और खुद उनको एक्सपर्ट बनना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फिर क्या बोल रहा है, दो द यूएस हैज़ presidential system, it cannot implement reform to its flawed healthcare system nor control the spread of dangerous weapons because party decisions with its own democratically elected Congress and Senate seem to make it impossible। दो हालांकि यूएस गवर्नमेंट में जो है, यूएस अमेरिका है, उस वहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राष्ट्रपति शासन है, लेकिन फिर भी इट कैन नॉट इम्प्लीमेंट, वो लागू नहीं कर पाया उन रिफॉर्म्स को, उन नियमों को, उन बदलावों को टू इट्स फ्लॉड हेल्थ केयर सिस्टम। किस कहाँ नहीं लागू कर पाया, फ्लॉड यानी कि खराब, फ्लॉ होता है उससे फ्लॉड बना है, फ्लॉड हेल्थ केयर सिस्टम, खराब हेल्थ केयर स्वास्थ्य के सिस्टम को बदलने के लिए ना ही कंट्रोल कर पाया, नॉर कंट्रोल द स्प्रेड, इसके फैलने को, किसको, डेंजरस वेपन यानी कि कोरोना वायरस की बात कर रहा है। बिकॉज पार्टी डिविजन्स विद इन इट्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कांग्रेस एंड सीनेट, क्योंकि जो पार्टी का डिवीजन था वहाँ पे अलग अलग तरह से चुनाव होते हैं। कभी पढ़िएगा कि प्रेसिडेंशियल शासन में किस तरह के से चुनाव होता है, तो आपको पता चलेगा कि जो उनकी पार्टी में भिन्नता होती है, डिवीजन होता है, उसकी वजह से वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तो होते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस का मतलब होता है सर्वसम्मति से लिया जाता है कि सारे लोग एक साथ मिलकर अगर काम करें, सबका एक साथ मिलकर काम किया जाना किसी एक कॉज के लिए कांग्रेस कहलाता है। इसका मीनिंग आप देखिएगा, एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। कांग्रेस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ जो कांग्रेस है, इस वर्ड का मतलब है कि एक साथ मिलकर किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए काम करना। और सीनेट का क्या मतलब है, अमेरिका की संयुक्त राज्य की पार्लियामेंट को सीनेट कहा जाता है। सीम टू मेक इट इम्पॉसिबल, वो क्या करता है, उनका सिस्टम जो है वो इस तरह के चेंजेस को, रिफॉर्म्स को लाना इम्पॉसिबल कर देता है। फिर क्या बोल रहा है, डिबेट्स विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर होने वाले वाद विवाद, इंडियाज़ पार्लियामेंट, इंडिया की संसद में, इन विच ऑल मेंबर्स हैव बीन इलेक्टेड बाय द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्प्रेसिव इलेक्शन मशीनरी, जहाँ पे कि हर लोग क्या है, पूरी दुनिया की सबसे इम्प्रेसिव, सबसे ज़्यादा अच्छी इलेक्शन मशीनरी से इलेक्ट होकर आते हैं। इलेक्शन मशीनरी हमारे यहाँ जिस तरह का इलेक्शन सिस्टम है। हार्डली इंस्पायर, वो शायद ही इंस्पायर करती है, मुश्किल से ही इंस्पायर करती है, यानी कि उनको प्रभावित करती है, किसको, सिटीजन्स कॉन्फिडेंस, लोगों के भरोसे को, नागरिकों के भरोसे को, इन देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव में यानी कि अपने नेता में। यानी कि आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके ज़िले में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसकी भी, अगर वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम में से हर किसी को उसके ऊपर पूरा भरोसा होता है। तो वही वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ का जो इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्शन मशीनरी है, वो सबसे अच्छा है दुनिया में, लेकिन फिर भी जो हमारे नागरिक हैं वो शायद ही या मुश्किल से ही भरोसा जता पाते हैं अपने नेताओं पे, जिनमें कि, और अपने नेताओं की रिप्रेजेंटेटिव्स एबिलिटी टू गवर्न द कंट्री, कि वो हमारी कंट्री को क्या कर पाएंगे, गवर्न कर पाएंगे, चला पाएंगे। तो ये था हमारा आर्टिकल। आज फिर से हमारा आर्टिकल लंबा हो गया, बट आई होप कि आपने अपने आर्टिकल में बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हूँ। इस आर्टिकल में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये थी कि इस आर्टिकल ने किसी पर्टिकुलर सरकार की, किसी पर्टिकुलर मोटिव की बुराई नहीं की है, लेकिन वो एक बात को लेकर चले हैं और उसको हर तरह से इन्होंने डिस्कस किया कि उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, और उनको कंपेयर किया दुनिया में होने वाले बदलावों के साथ। तो इसलिए ये आर्टिकल मुझे अच्छा लगा। इसकी टोन जो थी वो एक्सप्लानेटरी थी। इस
जिसने क्या किया, आर्टिकल ने एक्सप्लेन किया है सब चीज़ों को, या डिटेल्ड कह सकते हैं, जिसने कि क्या किया, आपके सामने एक बात रखी है, यानी ना ही किसी को क्रिटिसाइज़ किया है, ना ही कोई एक एनालिसिस किया है, बट फिर भी आप एनालिसिस कह सकते हैं क्योंकि ये बात को, किसी पॉइंट को डिस्कस कर रहा था। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम एनालिटिकल टोन उस पैसेज की लेकर चलते हैं जहाँ पर कि डेटा इन्वॉल्व होता है। तो आई होप कि आपने अपना आर्टिकल अच्छे से समझा हो। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और 1 बजे फिर से हम मिलेंगे वोकैबुलरी के सेशन में। सो डोंट मिस अपॉन द सेशन एंड कीप लर्निंग विद vocab 24. Thank you and bye for now.